इंडिया में डिफरेंट मूवमेंट्स जो थे वो शुरू हो गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो लोग थे जो इस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी सोच जो थी वो किस तरह से डिफर कर रही थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज वी हैड ऑलरेडी रेड कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बिगिन हो गया था इन द ईयर 1921। हमने जैसे कि पढ़ा था कि गांधी जी क्या चाहते थे कि एक वाइड स्प्रेड होगा, एक मूवमेंट एक बड़े लेवल पे होगा। तो वो कौन सा मूवमेंट था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो किस वक्त बिगिन हुआ? 1921 में। अब गांधी जी की यहाँ पे ये सोच थी कि हमें अपने कंट्री में लेके आना है स्वराज। बट जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी जो सोच थी वो थी अलग, उनके लिए स्वराज के मायने थे अलग। सो हम ये कह सकते हैं कि different groups had different aspirations while they were participating in this movement। अब जब हम बात कर रहे हैं कि different groups थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो वो कौन कौन से different groups थे और वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाउन्स की। तो टाउन्स में क्या था? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिश राज था तो उस दौरान जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो किसके अंडर आते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे। इस वजह से जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। इसके अलावा लॉयर्स गेव अप प्रैक्टिस। बिकॉज बात हो रही है ब्रिटिश राज की, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो था उसको भी कौन हैंडल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जितने भी लॉ कोर्ट्स थे उसमें जितने भी इंडियन लॉयर्स थे उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। नेक्स्ट व्हाट दे डिड वाज बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस। तो जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे उसको भी इंडिया के लोगों ने बॉयकॉट किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस था जो कि हुआ था मद्रास में। मद्रास में बेसिकली क्या था? एक जस्टिस पार्टी थी जिसमें कौन लोग थे? बेसिकली नॉन ब्राह्मण्स। अब नॉन ब्राह्मण्स को ये लगता था कि अगर वो काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा ले लेते हैं तो ये एक उनके लिए बढ़िया चांस होगा जिसमें कि वो कुछ पावर गेन कर लेंगे, सो दैट उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। बिकॉज अब तक क्या था? सिर्फ जो ब्राह्मण्स होते थे वो डोमिनेटिंग होते थे। तो उनको लगता था कि अगर वो काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे तो वो अपना एक जो चांस है कुछ पावर गेन करने का उसे भी खो बैठेंगे। तो अगर इस एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया जाए, अदरवाइज लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया था। इसके अलावा लोगों ने क्या किया? दे बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स एंड स्टार्टेड पिकेटिंग ऑफ लीकर शॉप्स। तो आपको ये बता दें कि जिस दौरान ब्रिटिश राज यहाँ पे चल रहा था इंडिया में, उन लोगों ने क्या कर रखा था कि जितना भी ब्रिटेन से बन के आता था सामान उसके ऊपर किसी भी तरह के ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं होते थे, राइट। तो यहाँ पे जो इनफ्लो था ना फॉरेन गुड्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इंडियंस ने क्या किया कि जितने भी फॉरेन गुड्स थे उन्होंने उसको बॉयकॉट किया। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि हम फॉरेन कंट्री का बना हुआ सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लस जितनी भी लीकर शॉप्स थी उनको भी बंद कराना शुरू कर दिया। जब इस तरह के स्टेप्स लोगों ने लिए उसकी वजह से हुआ ये कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक होने लगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसका हम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 22। 1921-22 में क्या हुआ? जितना भी फॉरेन क्लॉथ यानी फॉरेन का कपड़ा इंपोर्ट होता था वो सिर्फ हाफ रह गया, क्योंकि लोगों ने क्या कहा कि फॉरेन क्लॉथ को हम यूज नहीं करेंगे। इवन बिजनेस रिड्यूस टू 57 करोड़ फ्रॉम 102 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि जहां पहले जो बिजनेस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो होता था 102 करोड़ इन अ ईयर, वो अब कितना रह गया? रिड्यूस होके सिर्फ 57 करोड़ ही रह गया था। सो वी कैन सी कि सिटीज में जो लोग थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस तरह से हिस्सा लिया। अब बात करेंगे कंट्री साइड की। सो जब रिबेलियन की बात करते हैं कंट्री साइड की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीजेंट स्ट्रगल हुआ था, उसके बारे में जान लेते हैं। अवध पीजेंट रिवोल्ट। अब अवध पीजेंट रिवोल्ट जो था इसको किसने लीड किया था? इट वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र सन्यासी। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है बाबा रामचंद्र सन्यासी। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये एक इंडेंचर्ड लेबरर थे। कहाँ पे? फिजी में। फिजी एक कंट्री है। तो इंडेंचर्ड लेबरर का मतलब होता है कि आप एक बॉन्डेड लेबरर होते हैं, यानी एक बंधुआ मजदूर।
जो बंधुआ मजदूर होता है ना, उसे किसी भी तरह की वेजेस नहीं दी जाती, उसे बिकॉज ऑफ सम रीजंस फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ रहा होता है अपने मास्टर के लिए। अब बेसिकली ये जो अवध पीजेंट रिवोल्ट था ये इसलिए हुआ था क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पीजेंट्स हैड टू पे ह्यूज रेंट एंड अदर सेसेस। मतलब जिस भी लैंड पे वो काम कर रहे थे तो उसका रेंट जो होता था बहुत ज्यादा होता था, या उनके ऊपर कुछ टैक्सेस ऐसे लगा रखे होते थे जो बहुत ज्यादा होते थे, राइट। तो जो ये अवध पीजेंट रिवोल्ट हुआ था किस वजह से हुआ था, क्योंकि पीजेंट्स जो थे अपनी इस हार्डशिप भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। सो व्हाट दे डिड वाज, अब इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की अगेंस्ट द ताल्लुकदार्स। ताल्लुकदार्स जो होते हैं वो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स होते हैं, राइट। अब उस दौरान जो रेवेन्यू सिस्टम था, पहले मैं आपको समझा देती वो होता क्या था। सिस्टम ये था कि पीजेंट से जो टैक्स होता था वो जाता था ताल्लुकदार के पास, या कि जो जमींदार या लैंडलॉर्ड होता है उसके पास, ठीक है। और इनसे जो टैक्स होता था वो कलेक्ट होके किसके पास जाता था, ब्रिटिशर्स के पास। अब सिचुएशन ये थी कि जो पीजेंट्स थे ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता था, क्योंकि इनको जो रेंट जो पे ऑफ करना होता था वो बहुत ज्यादा होता था। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि सपोज कीजिए कि इनकम सिर्फ 100 रुपीज की हुई होती थी और जो टैक्स होता था वो करीब 500 का हो चुका होता था। तो ऐसे टाइम में जो ये मूवमेंट थी ये किसके अगेंस्ट शुरू की गई, ताल्लुकदार्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी एक डिमांड थी। वो क्या थी, दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अबॉलिशन ऑफ बेगार। इन्होंने क्या कहा, अवध पीजेंट रिवोल्ट के दौरान जो पीजेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि एक तो आप जो ये टैक्स हमसे लेते हैं, नहीं रेवेन्यू एक इनकम होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनकम क्या थी कि जो भी वो हमारे पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। तो उन्होंने बोला कि जो रेवेन्यू है प्लीज उसे रिड्यूस कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। दूसरे बेगार को बंद कर दीजिए। अब बेगार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बॉन्डेड लेबरर को किसी भी तरह के वेजेस नहीं दिए जाते, बिना पैसे के काम करवाया जाता है, दैट इज नोन एज बेगार। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि कोई आपके पास बिना वेजेस के काम क्यों करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि इनकम कितनी हो रही है 100, टैक्स कितना देना पड़ रहा है 500। अब जब आपके पास 100 रुपए है तो आप जो ये 500 रुपए है कैसे पे करोगे, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना। तो उस दौरान जो ये ताल्लुकदार होते थे ये इनको क्या फोर्स किया करते थे कि आप विदाउट वेजेस यानी बगार पे हमारे यहाँ काम कीजिए और अपने किए हुए काम के द्वारा ही हम ये मान लेंगे कि आपने टैक्स पे कर दिया। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन जो थी उस टाइम लोग बियर कर रहे थे, जिसकी वजह से ये अवध पीजेंट रिवोल्ट जो था हो रहा था। अब जब जवाहरलाल नेहरू के इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया और बाद में एक एसोसिएशन फॉर्म अप हुई थी जिसे क्या कहा जाता है, औध किसान सभा। अब ये जो औध किसान सभा थी इसको कब फॉर्म अप किया गया था, 1920 में। इसके हेड कौन थे, इट वाज हेडेड बाय नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। बहुत जल्द ये भी हुआ कि अवध स्ट्रगल जो था इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड कर लिया गया, इसे उसका हिस्सा बना लिया गया, सो दैट वो एक मेजर रिवोल्ट का हिस्सा बन जाए और कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आए। तब ये आपको पता चल गया कि विलेज जो थे, जो कंट्री साइड एरिया थे, वहां पे किस तरह से लोग जो थे स्वराज चाहते थे। यहाँ पे लोगों के लिए स्वराज क्या है कि हमारे ऊपर जो टैक्सेस इतने लेवी कर रखे हैं वो सब कम हो जाए और हम पे बॉन्डेड लेबर जैसी जो हम पे एक परेशानी आ रखी है वो हमसे दूर चली जाए, राइट। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसी ट्राइबल एरिया में कैसे हो सकती है वो भी जान लेते हैं। अब जब बात कर रहे हैं ट्राइबल एरिया की, तो जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था वो कैसे हुआ था, वेल जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं ये है अलूरी सीताराम राजू। अब अलूरी सीताराम ने एक रिवोल्ट जो था ट्राइबल रिवोल्ट उसे लीड किया था इन ग्युदेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के रीजन में इन्होंने एक ट्राइबल रिवोल्ट लीड किया था। उस रीजन के जो ट्राइबल्स थे वो इन्हें क्या कंसिडर करते थे कि ये भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता है, भगवान का एक रूप है, तो उन्हें एक इनकार्नेशन ऑफ गॉड के जैसे ट्रीट किया जाता था। अब अलूरी सीताराम राजू जो थे ये भी गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इंस्पायर्ड बाय गांधी जी परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, उनको फॉलो करते थे, तो इन्होंने अपने जो ट्राइब के लोग थे उनसे क्या कहा कि आप खादी पहनना शुरू कर दीजिए और ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदत को छोड़ दीजिए। बट
asserted that India could gain freedom by use of force. यहाँ पे देखिए, जो सीताराम राजू है, इनकी जो सोच है वो थोड़ी सी डिफर कर रही है गांधी जी से। भले ही वो गांधी जी की तरह खादी पहनने को कह रहे हैं, ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदत को छोड़ने को कह रहे हैं, बट हम ये जानते हैं कि गांधी जी जो थे उन्हें क्या लगता था कि नॉन वायलेंस ही सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी बात को रखने का, अपने लिए कोई भी जो स्ट्रगल है उसको कैरी करने का। बट सीताराम राजू ये कह रहे हैं कि अगर हमें फ्रीडम गेन करना तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? वो हो रही है वायलेंस की, है ना। तो अब आपको ये समझ आया है यहाँ पे कि जो ट्राइबल रिवोल्ट है वो शुरू हो रखा था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ट्राइबल रिवोल्ट क्यों शुरू हुआ? जो ट्राइब्स थी इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल क्यों शुरू किया? तो इसका भी आपको बता देते कि क्या कारण था। Well, the movement against the forest laws by Britishers that deprived tribals from collecting fruits, wood and grazing animals. अगर आपको याद हो, आपको 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ाया गया था ट्राइबल्स के ऊपर ही, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था कि जो ट्राइबल्स थे उनका कोई जरिया नहीं होता था अपनी लाइवलीहुड अर्न करने का। ये लोग किसी जॉब पे नहीं जाते थे, कोई बिजनेस नहीं करते थे। अपनी जिंदगी जीने का इनका तरीका क्या था? ये पूरी तरह से डिपेंड करते थे फॉरेस्ट के ऊपर। तो उसके लिए क्या करते थे? वहां से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, वुड कलेक्ट करते थे, और एनिमल्स जो थे इनके, जो इनका एक बहुत मेजर जरिया था इनकी लाइवलीहुड का, उनको चराने के लिए जाते थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो फॉरेस्ट है वो एक बहुत मेजर, एक कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स था जो कि बहुत सारी इनकम अर्न करके दे सकता था ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने कुछ ऐसे फॉरेस्ट लॉज बना दिए जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स होते थे ना, जितने भी आदिवासी होते थे, उनको मना कर दिया कि आप एंटर नहीं होंगे फॉरेस्ट में। चाहे आपको फ्रूट्स कलेक्ट करने थे, वुड कलेक्ट करने थे या एनिमल्स को ग्रेज करना था, ये सब अब कर दिया जाएगा टोटली बंद। मतलब आपको किसी भी कारण से एंटर होने दिया ही नहीं जाएगा। तो अब आप जान सकते हैं कि जब आपका एक जरिया ही जिंदगी का ये हो कि आप सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। और अगर आपके सर्वाइवल पर ही खतरा मंडराने लगे तो ऑब्वियसली आप रिवोल्ट पे उतर ही आएंगे। तो इसी वजह से जो ट्राइबल्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर बैठे। नेक्स्ट जो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक स्ट्रगल देखा, वो कहाँ पे देखा गया? इट वॉज इन प्लांटेशंस। तो जब बात करते हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस की, तो जितने भी लोग टी प्लांटेशंस में काम करते थे ना, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? फॉर देम स्वराज वॉज फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। अभी जो टी प्लांटेशंस होती थी ना, ये एक ऐसे बंद सी जगह होती थी, और जो लोग इसमें काम करते थे उन्हें ये अलाउ नहीं किया जाता था कि आप इजीली अंदर या बाहर जा सके। इसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर बन रखा था, एक पूरा कानून बन रखा था, उसको भी जान लेते हैं। उसे कहा जाता था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जो कि बनाया गया था 1859 में। अब एज पर दिस एक्ट वर्कर्स कुड नॉट लीव टी प्लांटेशंस विदाउट परमिशन। जब तक कि उन्हें उनकी सुपीरियर जो था, जो उनका सीनियर होता था, उससे परमिशन नहीं मिल जाती थी, तो वो उस टी प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते थे। बट जब इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनने का सोचा और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो इन्होंने क्या किया? द वर्कर्स डिफाइड अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशन। अपनी जो अथॉरिटीज थे, सीनियर थे, उनको अनसुना करके इन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया और ये वहां से चले गए अपने घरों की तरफ। So now we know how the non-cooperation movement was supported। यानी अब हमें पता चल चुका है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग लोगों ने सपोर्ट कैसे किया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट लॉस्ट इट स्पेस। अपनी जो गति थी उसको इन्होंने कैसे खो दिया, ऐसे क्या कारण बने, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें सिटीज की, तो वहां पे क्या सिचुएशन हुई? वेल, खादी वॉज एक्सपेंसिव देन मिल प्रोड्यूस्ड क्लॉथ। प्रॉब्लम क्या आ रही है? लोगों ने ये तो सोच लिया कि हम क्या करेंगे, जितना भी फॉरेन क्लॉथ होता है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। बट आपको ये भी पता होगा कि उस दौरान लोगों की जो इनकम थी, इंडिया के लोगों की, वो थोड़ी कम थी। जब आपके पास इनकम कम हो और आपको पता है कि जो खादी आप पहनना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप कितने दिन तक उस चीज को खरीद पाएंगे? ज्यादा दिन तक तो नहीं कर पाएंगे ना। इस वजह से लोगों को वापस फॉरेन क्लॉथ की तरफ जाना पड़ा।
नेक्स्ट सिचुएशन ये हुई कि देयर वाज लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स। बच्चों को ये तो बता दिया गया कि आप स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, बट अगर उनको अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करना है तो उसके लिए उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट तो होने चाहिए ना। अब वो तो थे नहीं, इस कारण मजबूरी में जो स्टूडेंट्स थे उन्हें रीजॉइन करना पड़ा ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को। ऐसा ही कुछ किनके साथ हुआ? टीचर्स एंड लॉयर्स के साथ, बिकॉज टीचर्स एंड लॉयर्स ऑल्सो ज्वाइन बैक देयर वर्क। अब टीचर्स के पास कोई इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं था जहां वो पढ़ा सके, लॉयर्स के पास भी ऐसे कोई इंडियन लॉ कोर्स नहीं थे जहां पे वो काम कर सके। एंड आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अपने घर के खर्च को चलाना होता है, जिसके लिए उसके पास उसकी इनकम होना जरूरी है। बट अगर आप उस इनकम का सोर्स ही खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ऐसे में मजबूरी में टीचर्स और लॉयर्स को अपना काम दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। तो ये तो हुई शहरों की बात। अब जो कंट्री साइड था वहां पे क्या हुआ, यानी विलेजेस में क्या हुआ? अब पीजेंट्स ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की थी ना कि हमारा रेवेन्यू कम कर दीजिए, ताल्लुकदार के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो ये थोड़ी वायलेंट होगी। वायलेंट कैसे होगी कि हाउसेज ऑफ ताल्लुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। बड़े व्यापारियों और ताल्लुकदार के जो घर थे उन पे इन लोगों ने अटैक कर दिया, वहां पे तोड़ फोड़ कर दी। यानी जहां हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सोचा था पीसफुली हम आगे बढ़ाएंगे, अब ये टर्न हो गई वायलेंट साइड की तरफ। इतना ही नहीं, बाजार्स वर लूटेड, ग्रेन्स वर होर्डेड। जितने भी बाजार थे उन्हें लूट लिया गया और जितना भी अनाज था उसे जमा करके रखा जाने लगा। मतलब बहुत ज्यादा लूट मार जो थी वो होनी शुरू हो गई। यहां तक कि बाद में ये भी पता चला कि सम लीडर्स मिसगाइडेड पीजेंट्स इन गांधी जीज नेम। अब ऐसे कुछ लोकल लीडर्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो बेचारे पीजेंट्स थे क्योंकि वो इलिटरेट होते थे उनको बरगलाना शुरू कर दिया, मिसगाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि गांधी जी ने ही ये कहा है कि अगर हमें स्वराज लाना है तो जितने भी ताल्लुकदार हैं उनके अगेंस्ट कुछ वायलेंट हमें एक्टिविटीज जो है वो करनी पड़ेंगी, ये सब लूट मार करनी पड़ेगी। और फाइनली जब हम ये लूट मार कर लेंगे जो लैंड हमारे पास बचेगा वही हमारा लैंड होगा, और इसी तरह से हम अपने स्वराज को क्या कर पाएंगे, अचीव। तो गांधी जी जो कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव करते थे, उनके नाम पे लोगों को मिसगाइड किया लोकल लीडर्स ने। यानी जो सिचुएशन थी उसको नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ टर्न कर दिया गया। अब ट्राइबल एरियाज में क्या हुआ? ट्राइबल्स ऑल्सो टर्न वायलेंट एंड अटैक्ड पुलिस स्टेशन। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन पे जाके अटैक करना शुरू कर दिया। नॉट ओनली दिस, बहुत से ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको मारने की कोशिश की गई और गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। यानी लुक छिप के ये क्या करने लगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे वार करने लगे, उन्हें मारने लगे और पुलिस स्टेशन पे भी अटैक करने लगे। अब इस तरह की जब चीजें ट्राइबल्स कर रहे थे तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? Finally, Alluri Sitaram Raju was captured and executed by the Britishers in 1924. 1924 में ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया बल्कि उनको मार भी दिया। अब ये सब सिचुएशन तो हुई ट्राइबल एरियाज में, लेकिन आपको याद होगा कि टी प्लांटेशन में क्या हुआ था, उन लोगों ने अपनी अथॉरिटीज को डिफाई कर दिया था और टी प्लांटेशन को छोड़ के जाने लगे थे। तो उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा वो भी जान लेते हैं। Well, due to steamer and railway strike, the workers could not reach their home. जब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं ना। तो उस दौरान स्टीमर और रेलवे स्ट्राइक भी चल रहा था। अब ये टी प्लांटेशन के वर्कर प्लांटेशन से तो बाहर आ गए, अपनी कन्फाइंड स्पेस से तो बाहर आ गए, पर घर जाने के लिए उनको किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? तो स्टीमर चाहिए और वरना उनको ट्रेन चाहिए ना घर पहुंचने के लिए। अब ऐसा तो कुछ अवेलेबल था नहीं, तो इस वजह से वर्कर्स कभी अपने घर पहुंच ही नहीं पाए। रादर उनके साथ ये भी हुआ कि दे वर कॉट एंड ब्रूटली बीटन बाय द पुलिस। उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा गया। तो अब तक हमें ये समझ आ गया है कि जब गांधी जी ने कहा कि मुझे स्वराज लेके आना है तो उनकी कंसेप्ट क्या थी कि नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए हम अपने कंट्री में अपना राज लेके आएंगे, जहां पे कि जो इंडियंस है वो राज करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, सिटीज में भी लोग जो है वो अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं और बाद में उन्हें स्टेप बैक करना पड़ गया क्योंकि कुछ सिचुएशंस जो थी वो उनके
पक्ष में नहीं थी, है ना। और फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा कि जो विलेजेस थे वहां पे उन लोगों के लिए स्वराज क्या है कि रेवेन्यू कम कर दीजिए। बट यहाँ पे भी दिक्कत क्या आ गई, ये सब वायलेंस की तरफ मुड़ गए। देन ट्राइबल्स की बात हुई थी। ट्राइबल्स को लगता था कि अगर हमारे ऊपर फॉरेस्ट लॉज इम्पोज करे जा रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो ट्राइबल्स को लगता था कि फॉरेस्ट लॉज हटा दीजिए, वो हमारे लिए हमारा स्वराज है। नेक्स्ट हमने बात की थी किनकी, जो टी गार्डन में लोग काम करते थे। उनको लगा कि अगर हमें हमारी कन्फाइंड स्पेस से आप इजीली अंदर बाहर जाने दे रहे हैं तो हमारे लिए वो स्वराज है। बट फाइनली हमने देखा कि ये लोग जो है, क्योंकि इनके जो सोच है वो बिल्कुल डिफर कर रही थी गांधी जी से, इनके जो स्टेप्स थे वो बिल्कुल अलग होते जा रहे थे, तो फाइनली क्या चीजें हो रही थी, ये एक तरह से डाउनफॉल की तरफ जाते जा रहे थे। अब इन्हीं सब चीजों के दौरान एक और मेजर इंसिडेंट हो गया जिसे कहा जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। अब चौरी चौरा एक जगह है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये इंसिडेंट हुआ था 1922 में। एक्चुअली में हुआ क्या था, चौरी चौरा में ना कुछ लोग पीसफुली एक रैली निकाल रहे थे ब्रिटिश राज के खिलाफ। बट जब पुलिस को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। अब इस फायरिंग में बहुत से लोग जख्मी हुए और बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई। गुस्साई हुई भीड़ ने बाद में जाके पुलिस स्टेशन के ऊपर कर दिया अटैक, वहां पे लगा दी आग। जब गांधी जी को इस तरह की चीजों के बारे में पता चला कि ये सब चीजें इतनी गड़बड़ हो गई है, इतनी ज्यादा वायलेंस हो गई है, तो उनको क्या डिसीजन लेना पड़ा, उन्हें लगा कि अब हमें इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ेगा। सो hence the movement was called off in 1922। एक मूवमेंट जो इतने जोरों शोरों से शुरू हुई थी 1921 में, बट क्योंकि लोगों की डिफरेंट स्ट्रैंड्स थे, यानी डिफरेंट सोच थी, उन्होंने इसे अलग अलग तरीके से कैरी किया था और बाद में ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी। वहां पे बहुत ज्यादा डेथ्स का सामना करना पड़ा, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हार के गांधी जी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब हमें इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ेगा और 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि जब इंडियन स्ट्रगल शुरू हुआ था तो उसको लेकर लोगों के मनों में कितनी कंफ्यूजन्स थी, उनकी अपनी एक अलग सोच थी और वो उसी के साथ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कई बार कुछ मेजर मूवमेंट्स जो कि एक बड़ा बदलाव ला सकती थी, उन्हें बीच में ही रोकना भी पड़ा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो।